बैटल ऑफ बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी भी चल रही है। पिछले 4 घंटे से यह बैठक चल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोर ग्रुप की बैठक में खुद अमित शाह भी मौजूद हैं। इसके बाद होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, यानी फाइनल मुहर लगा दी जाएगी। पहले दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। आज शाम सीईसी की बैठक है, यानी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उस बैठक में नाम फाइनल होंगे। तस्वीर जो साफ हो रही है उसमें यह कि इस बैठक में जो चर्चा चल रही है कि आखिरकार ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में किसको चेहरा बनाया जाए, कौन उनके खिलाफ चुनावी मैदान में जाए। शुभेंदु अधिकारी को टिकट देने की बातचीत हो रही है। चर्चा यह भी है कि दिलीप घोष भी चुनावी मैदान में होंगे। बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं खुद बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष, उनको उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी को भी बीजेपी का टिकट मिलने जा रहा है। राजीव बनर्जी को भी बीजेपी का टिकट मिलने जा रहा है। जितेंद्र तिवारी, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, उनको भी टिकट मिलेगा। स्वपन दासगुप्ता, ये पूरी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। एक संभावित लिस्ट हमारे पास आई है। नामों की रस्साकशी के बीच बंगाल का जो फैक्टर सबसे अहम है वो है मुस्लिम फैक्टर। सबको हैरान कर रहा है। आपको दिखाते हैं किस तरह बंगाल की गली गली में मौलानाओं की तकरीर हो रही है और मुस्लिम वोटर पूरी तरह से कंफ्यूज है। एक रिपोर्ट आप देखिए। अगर यहां से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुंचा पाओगे आप। कल को मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार बना लेती है और सीआरपीएफ रास्ते पे उतार देती है एनआरसी करने के लिए। के पीछे कुछ बात है जिसके लिए हमने बद्दुआ की है खुदा के दरबार में, उन लोगों के लिए जो लोग हमारे देश को नुकसान पहुंच रहे हैं। बंगाल चुनाव में लाउड स्पीकर ऑन है। एक और जहां नेताओं की रैली का शोर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो वहीं दूसरी ओर मुल्ला मौलानाओं की तकरीर है। शहर शहर गली गली में मौलानाओं की फौज उतर चुकी है। किसी को ममता का मौलाना कहा गया तो कोई कांग्रेस और लेफ्ट का झंडा बरदार है, तो कोई तीसरा मोर्चा बनाकर मैदान में डटा है। जुबान से जहर उगलने वाले मौलाना जर्जिस की तकरीरें हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। आगे भी आपको इनके विस्फोटक डायलॉग दिखाएंगे। पहले आज बात इस 21 साल के नौजवान की। यूएसएफ जिंदाबाद, वली रहमानी भाई साहब जिंदाबाद, भाईजान जिंदाबाद, यूएसएफ जिंदाबाद। अभी चेहरे पर सही तरीके से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, लेकिन ये जनाब बंगाल के शहर शहर घूमकर यूएसएफ नाम की एक पार्टी के लिए तकरीर कर रहे हैं और पीएम मोदी से लेकर ममता दीदी तक पर हमले करने से नहीं चूकते। आज हम वो काम कर जाए जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें सर उठाकर जी सके, हमारी नस्लें ये संघियों की गुलाम बनकर जिंदगी ना काटे इस देश में। इसलिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। वली रहमानी की तकरीर से आप इनके मंसूबे से वाकिफ तो हो गए होंगे, लेकिन रहमानी साहब कौन है, इनकी मुसलमानों के बीच कितनी पैठ है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर मौजूद इनके प्रोफाइल के मुताबिक वली रहमानी लॉ स्टूडेंट हैं, खुद को मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं। YouTube पर 4.54 लाख सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर 4.78 लाख लाइक्स हैं। ट्विटर पर 38.9 हजार, जबकि इंस्टाग्राम पर 68.5 हजार फॉलोवर्स हैं। YouTube पर मौजूद इनके पेज पर देखिए, ऊपर इंग्लिश में रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी लिखा हुआ है, जबकि नीचे इन्होंने अपने प्रोफाइल में सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष का जिक्र किया है। लेकिन रहमानी साहब जब तकरीर करते हैं तो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की। हम तो सोचते हैं जो मौजूदा पार्टी रूल कर रही है, जो मौजूदा सरकार है, वो हमें बचाएगी। तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग भी ऐसा ही सोचे थे कि समाजवादी पार्टी हमें बचा लेगी, मगर जब बीजेपी सरकार आई तो समाजवादी पार्टी नहीं बचा सकी।
मध्य प्रदेश के लोग भी ऐसा ही सोचे थे कि कांग्रेस हमें बचा लेगी। जब बीजेपी सरकार आई तो कांग्रेस नहीं बचा सकी। तो हमें इन राज्यों से सबक सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें 294 सीट्स पर इलेक्शन लड़ना है, मगर हाँ, हमें एक प्रेशर ग्रुप बनाना है, हमें तंजीम बनाना है, यूएसएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिसकी एक आवाज पर अब सब जमा हो जाए। आपको आगे भी दिखाएंगे किस तरह वली रहमानी चुनाव में मुसलमानों के बीच फियर फैक्टर को लेकर जा रहे हैं। लेकिन अब आप मौलाना जर्सिस को सुनिए, जो मुसलमानों में न सिर्फ टीएमसी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, बल्कि ये भी भविष्यवाणी करने से नहीं चूकते कि अगर ममता की सरकार नहीं बनी तो क्या होगा। साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा, बाखबर होना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही है और अगर यहां से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुंचा पाओगे आप। प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही है। दरअसल मौलाना साहब मुसलमानों के बीच बीजेपी के दावे को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि 2 मई को जब बंगाल में उनकी सरकार बनेगी तो 24 घंटे में गौ तस्करी पर बैन लग जाएगा और अपराध पर लगाम लगाना सरकारों का ही दायित्व है। मंच से खुलेआम ममता सरकार का प्रचार करने वाले इस मौलाना की परेशानी ओवैसी से भी है। मुसलमानों से जर्जिस साहब ओवैसी की मजबूरी भी बताना नहीं भूलते। यहाँ जिन लोगों को भेजा जा रहा है, मजबूरी है उनकी भी यहाँ आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहाँ अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहाँ उतरने की। लेकिन मौलाना साहब इन दिनों सबसे ज्यादा परेशान हैं पीरजादा से। रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में दिखी इस भीड़ के बाद उनकी परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और अब मौलाना जर्जिस को पीरजादा के चुनाव लड़ने पर भी आपत्ति है। माहौल खराब करने पे तुले हैं। अबे तू इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा, तेरी कौम तुझे इतना पूछती है, तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है। जिसको 20 साल से बच्चे ना हो, हमारे फला के पास आ जाओ, बच्चे हो जाएंगे। मस्जिदों से महरूम हमारे पास आए, बच्चों से महरूम हमारे पास आए, बेटा बेटी से महरूम हमारे पास आए, और जो तेरे पास आ रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा। हालांकि मौलाना जर्जिस की इस सलाह का पीरजादा पर कुछ असर हुआ ये तो नहीं लगता। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आईएसएफ नाम का संगठन बनाकर खुलकर चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। देखिए, ये तो सही से हमारे जो चेयरमैन है भी बोल पाएंगे, मगर पहले से लेफ्ट के साथ तो हमारा बातचीत कंप्लीट हो गए थे। दूसरा बात है, कांग्रेस के साथ बैठे थे, थोड़ा दक्षिण बंगाल में समझौता हो गए और उत्तर बंगाल में बात चल रहे। तो मेरा मानना है, मेरे जो चेयरमैन है उसको बोले थे ठीक है, जो करना है कंप्लीट कर लीजिए, शायद हो जाएगा। आज के अंदर आज की हो जाए, आज में हो जाएगा। कल को मान लेते हैं कि बीजेपी सरकार बना लेती है और सीआरपीएफ रास्ते पे उतार देती है एनआरसी करने के लिए। बंगाल में इन दिनों कई मौलाना अपनी तकरीरों से मुसलमानों के बीच सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन पीरजादा सिद्दीकी, जो खुद आईएसएफ नाम की पार्टी बनाकर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो सशर्त सीएए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसके लिए ये नुकसान होगा, ये तो हम विरोध करेंगे। मगर सीए हम चाहते हैं, मगर कोई शर्त के बगैर। कोई शर्त नहीं चाहिए, कहाँ हम पैदा हुए हैं, आपका बाप का नाम क्या है, दादा कहाँ जन्म हुआ, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। तो सुना आपने, कल तक जो सीएए के खिलाफ थे वो अब शर्तों के साथ ही सही इसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में भला बंगाल का मुसलमान कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा?
क्योंकि एक और वली रहमानी जैसे लोग मंच से मुसलमानों के बीच CAA को लेकर खौफ का माहौल बना रहे हैं। जब सरकार बना लेगी तो पूरे उठकर बीजेपी में चले जाएंगे। तो दूसरी ओर CAA को समर्थन देने वाले मुस्लिम सियासतदान, यानी इस बार बंगाल का मुस्लिम वोटर चौराहे पर खड़ा है। किधर जाना है ये तय करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।